हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल्स प्रेप। इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी क्लास 7th की सोशल साइंस की न्यू एनसीईआरटी की लास्ट चैप्टर को, दैट इज चैप्टर नंबर 12 व्हिच इज अंडरस्टैंडिंग द मार्केट्स। मार्केट्स विद टाइम बहुत तरीके से इवॉल्व हुई हैं, तो वो इवोल्यूशन और मार्केट एक्चुअल में होता क्या है वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट होता क्या है? मार्केट इज अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स। इसको मार्केट बोला जाता है इस पर्टिकुलर प्लेस को। तो यहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं, उनका ट्रांजैक्शन होता है और प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज होता है। सो दैट पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज द मार्केट। इसको हिंदी में या कॉमन टर्म्स में बाजार या हाट भी बोला जाता है, या कन्नड़ में इसको बोला जाता है मार्केट। तो यहाँ पे ये एक फिजिकल प्लेस भी हो जाता है, और आज के टाइम पे जो पॉपुलर हो रहा है दैट इज द ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो ऑनलाइन मार्केट भी प्रिवेल कर रही है। अब मार्केट इन एडिशन टू द बायर्स एंड सेलर्स का ट्रांजैक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ द गुड्स, ये कनेक्ट करता है लोगों को, उनकी ट्रेडिशंस को और आइडियाज के एक्सचेंज का भी एक मीडियम बनता है हमारा मार्केट या दैट पर्टिकुलर प्लेस। यहाँ पे हम ये बायर्स एंड सेलर्स जो है आपस में गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। देन द ग्लोरियस हम्पी बाजार कर्नाटक, ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री से हम एक एग्जांपल ले सकते हैं हमारा मार्केट का, जो कि हम्पी बाजार विच इज प्रेजेंट इन द कर्नाटक। एंड दिस हम्पी बाजार वाज अ पार्ट ऑफ अ वेरी फेमस एम्पायर नोन एज द विजयनगर एम्पायर। यहाँ पे जो है इट वाज द सेंटर ऑफ द फ्लरिशिंग ट्रेड। यहाँ पे ट्रेड बहुत ज्यादा था, ये बाजार बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि इसको बहुत सारे हमारे जो फेमस ट्रेवलर्स थे उन्होंने भी मेंशन करा है इन देयर ट्रेवलॉग। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है एग्जांपल ऑफ द पोर्टुगीज ट्रेवलर जिसका नाम है डोमिंगस पायस। तो डोमिंगस पायस ने बताया है हम्पी इज द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते थे इनकी मार्केट में। अब उस प्रोडक्ट्स के बारे में बताया इन्होंने, ग्रेन, सीड, मिल्क, ऑयल, सिल्क, एनिमल लाइक काउज, रैबिट्स, हॉर्सेस एंड इवन बर्ड्स जैसे कि पैटरेजेस या क्वेल्स जैसे बर्ड्स भी इनकी मार्केट्स में मिलते थे। So this was the condition of the market which was mentioned by a Portuguese traveler named Domingo Paes। तो आपको ये चीजें यहीं पे याद रख लेनी है। ट्रेवलर्स से रिलेटेड यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे हैं। तो डोमिंगो पाइस किस कंट्री से एसोसिएटेड थे? ही वाज एसोसिएटेड विद द पुर्तगाल। एंड ये किसके एम्पायर में आए थे? इन्होंने विजयनगर एम्पायर के हम्पी के बारे में अपने ट्रेवलॉग में मेंशन करा था। देन नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट ट्रेवलर है दैट इज फर्नाओ नूनेज। ही आल्सो बिलोंग टू पुर्तगाल। एंड अगेन इन्होंने हम्पी के बारे में बताया था, हम्पी के मार्केट के बारे में इन्होंने अपने ट्रेवलॉग में अपनी राइटिंग्स में मेंशन करा था। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यहाँ पे मार्केट्स के लिए देयर आर सर्टेन प्लेसेस, सर्टेन फीचर्स आर रिक्वायर्ड टू प्लेसेस टू बी कॉल्ड एज मार्केट। तो फीचर्स क्या क्या है वो देखते हैं। एवरी मार्केट हैज अ बायर एंड अ सेलर, और इन दोनों का जरूरी है कि ये किसी भी कॉमोडिटी के एक्सचेंज के लिए पर्टिकुलर प्राइस पे आए। मतलब जो सेलर है वो जिस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, और जो प्रोड्यूसर है, सॉरी जो बायर है, वो जिसको जिस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहता है, तो उस प्राइस पे ये आपस में एक साथ नेगोशिएट करके आए, ये जरूरी है। तो मार्केट के लिए फीचर्स क्या क्या है कि बायर और सेलर होना चाहिए, और वो पर्टिकुलर प्राइस पे, कि जिस प्राइस पे उस कमोडिटी को यहाँ पे बेचा जाना है, उस प्राइस पे नेगोशिएट करके एक पर्टिकुलर प्राइस पे दोनों आए। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइसेस इन मार्केट्स। ये कॉमन सी स्टोरी बताई गई है जो आपको पता ही होगी कि किस तरीके से प्राइसेस जो है वो रेगुलेट करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केट्स अराउंड अस। तो हमारे आसपास हम किस टाइप की मार्केट देखते हैं? तो मेजरली आज के टाइम पे जो मार्केट्स चलती हैं, फिजिकल मार्केट जो हमारे एंशियंट टाइम से या मेडाइवल टाइम से चली आ रही है। इसके अलावा आजकल बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रही है हमारी ऑनलाइन मार्केट भी, क्योंकि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स का जो मार्केट का ट्रांजेक्शन है या आपस में एक्सचेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स है, वो ऑनलाइन भी बहुत ज्यादा विद टाइम प्रिवेल कर रहा है। देन फिजिकल मार्केट में क्या है? बायर्स कैन मीट द सेलर फिजिकली, और अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकता है इन रिटर्न ऑफ द मनी। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मार्केट। इसमें और भी तरह के मार्केट्स आते हैं, डेली मार्केट्स लगते हैं, वीकली मार्केट्स लगते हैं, एनुअल फेयर्स लगते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द फिजिकल मार्केट। देन इसमें हार्ट्स भी हमारे फिजिकल मार्केट में ही आते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम द गुड्स वन कैन ऑल्सो अवेल द सर्विसेज। जैसे कि अगर हमारी ऑनलाइन मार्केट्स की बात करें, तो ऑनलाइन मार्केट्स में क्या होता है कि ऑनलाइन हम ट्रांजेक्शन करते हैं, हम ऑनलाइन ही अपने यहाँ पे जो मनी है उसका ट्रांजेक्शन करते हैं। इन रिटर्न हमें ऑनलाइन यहाँ पे गुड्स जो हैं वो अक्रॉस द लोकेशंस, वास्ट डिस्टेंसेस पे भी हम ये प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं फ्रॉम द ऑनलाइन मार्केट्स। अब इसमें गुड्स का तो हम ले ही सकते हैं, इसके अलावा यहाँ पे मेंशन है कि गुड्स के अलावा सर्विसेज भी हम ऑनलाइन क्लासेस जैसे सर्विसेज बिना अपने घर से बाहर निकले हम इन सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। और पेमेंट्स भी जो है इन रिटर्न जो हम इसके बदले पेमेंट्स देते हैं वो भी हम ऑनलाइन दे सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ने ये ऑनलाइन मार्केट्स का एक्सेस भी हमारे पास
दिलाया है। देयर आर अदर टाइप्स ऑफ मार्केट्स दैट डू नॉट ट्रांजैक्ट गुड एंड गुड सर्विसेज, जहां पे हमारा ट्रांजैक्शन होता ही नहीं है ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, दैट टाइप ऑफ मार्केट इज द शेयर और स्टॉक मार्केट। तो यहाँ पे हम फिजिकली हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारे जो वर्चुअल गुड्स हैं उनके ट्रांजैक्शन के माध्यम से हम यहाँ पे मनी का ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। सो दिस इज द स्टॉक मार्केट या फिर इसको शेयर मार्केट भी बोला जाता है। फिर मार्केट्स की अगर बात करें तो हम इसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें आते हैं हमारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स। अगर तो गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो ब्रॉट अप एंड सोल्ड हो रही है इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री, फॉर एग्जांपल इंडिया में ही वो बन रही है और यहीं पे वो सेल हो रही है, तो ये तो हो जाएगा हमारा डोमेस्टिक मार्केट। लेकिन अगर वो जो उसका प्रोडक्शन या सेलिंग जो है वो दो डिफरेंट कंट्रीज है जहां पे वो प्रोड्यूस हो रही है जिस कंट्री में, और जो सेलिंग कंट्री है जहां पे वो सेल हो रही है वो कंट्रीज अगर अलग हैं, तो वो एग्जाम्पल हो जाता है ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया में बहुत सारी चीजें इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये भी इंटरनेशनल मार्केट का एग्जांपल है, और बाहर के देशों से बहुत सारी चीजें इंपोर्ट भी करते हैं। दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। तो ये इंटरनेशनल और इंडियन मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे आइटम्स दी गई है कि कौन कौन सी आइटम्स मेजरली इंडिया डिफरेंट कंट्री से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है। अगर बात करें एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की, एक्सपोर्ट हम क्या क्या करते हैं टू डिफरेंट कंट्रीज, जैसे नॉर्थ अमेरिका में हम एक्सपोर्ट करते हैं हमारी सर्विसेज जैसे सॉफ्टवेयर जैसे सर्विसेज, साउथ अमेरिका में केमिकल प्रोडक्ट्स को हम सेल करते हैं, अफ्रीका जैसे कंट्रीज में हम हमारे फार्मास्यूटिकल्स को सेल करते हैं, यूरोप में इंजीनियरिंग गुड्स जैसे मशीनरी, फूड प्रोसेसिंग, बॉयलर्स, ये सब चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। देन वेस्ट एशिया में हम रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। फिर देखते हैं कि कौन सी मेजर चीजें हम इन्हीं कंट्री से या इन्हीं कॉन्टिनेंट से इंपोर्ट करते हैं। नॉर्थ अमेरिका से एयरक्राफ्ट एंड कंपोनेंट्स को हम इंपोर्ट करते हैं, साउथ अमेरिका से मिनरल्स जैसे कि कॉपर, अफ्रीका से डायमंड, देन यूरोप से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, वेस्ट अफ्रीका से क्रूड पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर्स जैसी चीजें, एंड साउथ ईस्ट एशिया से वेजिटेबल ऑयल को हम इंपोर्ट करने का काम करते हैं। फिर देखते हैं होलसेल एंड रिटेल मार्केट्स। अब हम टाइप्स ऑफ मार्केट्स देख रहे हैं। सबसे पहले हमने दो टाइप्स ऑफ मार्केट्स देखा था, ऑनलाइन मार्केट एंड फिजिकल मार्केट। फिर हमने देखा था कि दो टाइप्स ऑफ मार्केट्स अब और भी देख सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज के बेसिस पे हम जब देखते हैं तो दो टाइप्स ऑफ मार्केट्स, वी हैव द डोमेस्टिक मार्केट एंड द इंटरनेशनल मार्केट। एंड थर्ड हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ऑफ टू टाइप्स ऑफ द मार्केट ऑन द बेस्ड अपॉन कि ये किस टाइप ऑफ सेलिंग यूनिट में ये डिवाइडेड है। तो वी हैव द होलसेल मार्केट एंड द रिटेल मार्केट। तो सबसे पहले जहां पे भी ये चीज प्रोड्यूस हुई है, प्रोडक्शन यूनिट से ये सीधा जाती है होलसेलर्स के पास। तो ये जो कंपोनेंट है, ये होलसेलर के पास ये जो प्रोड्यूस जा रहा है, तो ये है हमारी होलसेल मार्केट। और जब ये होलसेल मार्केट से बाद, होलसेलर्स के बाद ये रिटेलर्स के पास जाती है, तो इसको बोला जाता है रिटेल मार्केट। और रिटेल मार्केट से ही, रिटेलर से डायरेक्टली ये कंज्यूमर्स के पास जाते हैं, जहां से हम और आप जैसे लोग डायरेक्टली जो प्रोड्यूस है उसको खरीदने का काम करते हैं। सो वी हैव द होलसेलर एंड रिटेल मार्केट। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है जैसे ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जैसी जो चीजें हैं, इनको होलसेलर्स डायरेक्टली फार्मर्स से परचेज करते हैं। अब क्योंकि ये ज्यादातर चीजें जो है वो पेरिशेबल है इन नेचर, तो इनको गोडाउन्स में या वेयर हाउसेज में स्टोर करा जाता है, और जो पेरिशेबल चीजें हैं उनको कोल्ड स्टोरेज में यहाँ पे स्टोर करा जाता है, और वहां से डायरेक्टली ये मंडीज में जाते हैं, जहां से डायरेक्टली कंज्यूमर्स जो है वो खरीदते हैं इन चीजों को। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उनके होलसेल मार्केट्स होते हैं जहां पे प्रोड्यूसर से डायरेक्टली वो होलसेल मार्केट्स में जाती हैं, होलसेल मार्केट से डायरेक्टली वो रिटेल मार्केट्स में जाती है, जहां से कंज्यूमर्स जो है उन चीजों को खरीदने का काम करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे अगर होलसेलर्स और रिटेलर्स आपस में इनका लिंकेज नहीं बन पाता ड्यू टू वेरियस रीजन, जैसे होलसेलर्स का टेरेन ऐसा हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऐसा हो सकता है जो रिटेलर्स के लिए डायरेक्टली इतनी इजीली एक्सेसिबल नहीं है। तो यहाँ पर रोल प्ले करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द होलसेलर्स एंड द रिटेलर्स। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स, जैसे हम इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हमने अमूल का एग्जाम्पल देखा था। अमूल एक कोऑपरेटिव सेटअप है जो मिल्क का बहुत बड़ा कोऑपरेटिव सेटअप है। तो ये जो कोऑपरेटिव सेटअप है, इसमें हमने एग्जांपल देखा था, ये हम वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि इसको कोऑपरेटिव सेटअप को बनाने की नीड कैसे अराइज हुई, क्योंकि मिडलमैन वहां पे रोल प्ले कर रहा था। मिडलमैन जो है वो जो फार्मर्स थे या मिल्क प्रोड्यूसर्स थे उनको एक्सप्लॉइट करने का काम कर रहा था। तो मिडलमैन की तरह हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो होलसेलर्स और रिटेलर्स को आपस में कनेक्ट करवाने का काम करवाते हैं, ताकि इनमें आपस में ट्रांजेक्शंस या थिंग्स का जो एक्सचेंज है वो इजीली हो
सके। हाउएवर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज डिफरेंट इन केस ऑफ द ऑनलाइन मार्केट। ऑनलाइन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग है। किस तरीके से? यहाँ पे हेयर द मैन्युफैक्चरर सेल बल्क क्वांटिटीज ऑफ देयर प्रोडक्ट्स टू द वेयर हाउसेज। वेयर हाउसेज में ये जाने के बाद ये सीधा ऑनलाइन ऐप से ये सेल होते हैं। ऑनलाइन ऐप से सेल हो गए। यहाँ पे काम आता है एग्रीगेटर का। जब ऑनलाइन ऐप से आपने कोई चीज का ऑर्डर प्लेस करा तो वो आपके पास आने से पहले जो एग्रीगेटर होगा उस प्रोडक्ट को पैक करेगा और वो ऑनलाइन बायर जिसने भी उस चीज का ऑर्डर प्लेस करा है उसके पास ये यहाँ पे पहुंचा देता है। तो यहाँ पे काम आता है एग्रीगेटर का। तो ऑनलाइन मैकेनिज्म थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है फिजिकल मार्केट की कंपेरिजन में, और वो कैसे डिफरेंट हो जाता है ये हमने ऑलरेडी देख लिया। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है सूरत गुजरात का। दिस इज द एशियाज ओल्डेस्ट टेक्सटाइल मार्केट। इसको टेक्सटाइल हब भी बोला जाता है। तो किस तरीके से जो सूरत है वो एज अ टेक्सटाइल हब काम करता है वो चीज यहाँ पे दिखाई गई है, इसमें एग्जांपल में मेंशन करा गया है। अब सूरत के पास क्योंकि इनको टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए कॉटन की रिक्वायरमेंट होती है, तो कॉटन की ये जो फुलफिलमेंट है वो वेरियस प्लेसेस से, इसके आसपास की प्लेसेस से करता है। जैसे यहाँ पे दिए गए हैं सुरेंद्र नगर, जामनगर, भावनगर, अमरेली, यहाँ पे अमरावती, नागपुर, अकोला, वर्धा या यवतमाल, आदिलाबाद, यहाँ इन सारी चीजों से ये कॉटन का जो प्रोड्यूस है उसको लेता है और इसको टेक्सटाइल में कन्वर्ट करता है। अब क्योंकि ये वन ऑफ द पोर्ट सिटीज है, तो पोर्ट सिटी होने का इसका फायदा भी ये हो जाता है कि जो टेक्सटाइल ये प्रोड्यूस करता है उसको ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज ये एक्सपोर्ट करने का भी काम कर देता है। तो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों तरह की मार्केट इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिल जाती है। तो यहाँ पे इसी कारण की वजह से जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो फ्रॉम 16th सेंचुरी ही डेवलप होनी शुरू हो गई थी, इसीलिए आज तक इतनी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सपोर्ट कर पा रहा है सूरत सिटी। जिससे फिर नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्सटाइल्स के अलावा सूरत इज ऑल्सो द होम ऑफ द लार्जेस्ट डायमंड इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे बहुत सारे डायमंड कटिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं, पॉलिशिंग यहाँ पे चलती है, बहुत बड़े स्केल पे ये चलती है। और ट्रेड यहाँ पे फ्लरिश करा था फ्रॉम 16th सेंचुरी ऑनवर्ड, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसकी जो लोकेशन है ऑन द वेस्ट, ये इसके पोर्ट की लोकेशन के पास, साथ साथ इसका रोड नेटवर्क भी अच्छा खासा डेवलप्ड है। इस वजह से ये डोमेस्टिक मार्केट भी इसको मिल जाता है, इंटरनेशनल मार्केट भी मिल जाता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डायमंड इंडस्ट्री सूरत में बहुत ज्यादा यहाँ पे चल रही है। देन द रोल ऑफ द मार्केट्स इन पीपल्स लाइफ, ये देखते हैं कि लोग जो होते हैं यहाँ पे क्या है, हमें लोगों की बात करें तो मार्केट में लोगों को अपनी जो भी चीज चाहिए वो मिल जाती है एट रीजनेबल प्राइस, जिस प्राइस पे दोनों जो है वो नेगोशिएट करके यहाँ पे इनको अपने प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चलता है कल्चरल एक्सचेंज, क्योंकि लोग डिफरेंट कल्चर्स के अगर यहाँ पे मार्केट प्लेस पे मिलते हैं तो उनका कल्चरल एक्सचेंज बिल्कुल देखने को मिलता है। सोशल रिलेशंस यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। सोशल रिलेशंस डेवलपमेंट का ये यहाँ पे ये बुक जो है वो एग्जाम्पल दे रही है। जैसे कि अक्रॉस द जनरेशंस कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जिनका कुछ फैमिली डॉक्टर होता है, अक्रॉस जनरेशंस वो उसी डॉक्टर से वो अपना अपॉइंटमेंट करवा रहे होते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। देन ज्वेलर ट्रेलर, हमें हमारा जो इससे सोशल रिलेशन डेवलप हो जाता है। इवन जो लोकल मार्केट्स होती हैं उनसे अगर हमें डेली यूज की चीजें लेनी होती है तो उनके पास हम अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं और एट द एंड ऑफ द मंथ हम उस अकाउंट का जो पेमेंट है उसको क्लियर करवाते हैं। तो इस तरह के सोशल रिलेशंस भी जो है वो मार्केट बेस पे डेवलप्ड हो जाते हैं। लोगों के आपस में जो रिलेशंस है वो डेवलप्ड होते हैं। ये नॉन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है ऑफ आवर मार्केट प्लेसेस। तो इसको आप अपने एसेज वगैरह में लिख सकते हैं कि मार्केट प्लेसेस में क्या हम इसके यूजेस आते हैं, नॉन मार्केट इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट्स रोल इन द मार्केट। अब बायर एंड सेलर आपस में ही अपनी ट्रांजेक्शन्स को कर रहे हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने का काम कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी इन चीजों में अपने इन ट्रांजेक्शन्स को या एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। कुछ एरियाज में देखते हैं वो कौन से एरियाज हैं। सबसे पहले कंट्रोलिंग द प्राइसेस ऑफ द प्रोटेक्टिंग बायर्स एंड सेलर्स। किस तरीके से किन प्राइसेस के किन चीजों के प्राइसेस को रेगुलेट करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट हमारी जो आइटम्स होती हैं, डेली यूज की आइटम्स होती हैं, बहुत ज्यादा नीड वाली आइटम्स होती हैं, तो उनमें हमारा कंज्यूमर जो है उसके एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट उनके जो प्राइसेस हैं उनको रेगुलेट करते हैं। जैसे कि हमारे सम ऑफ द लाइफ सेविंग ड्रग्स, इनकी अपर लिमिट्स गवर्नमेंट ने डिसाइड करी होती है कि इससे ज्यादा प्राइस पे आप इस पर्टिकुलर लाइफ सेविंग ड्रग को, इस मेडिसिन को आप सेल नहीं कर सकते, ताकि ये जो ड्रग है या ये जो मेडिसिन है वो जो बहुत ज्यादा नीड में लोग हैं उनको ये प्रोवाइड करवाई जा सके। और इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे वीट, पैडी और मेज, इनके गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस सेटअप करती है कि इस प्राइस से कम पे आप इस प्रोडक्ट को, इस पर्टिकुलर क्रॉप को आप नहीं सेल करेंगे। इससे क्या है कि फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंट होता है। फार्मर्स को जो है इनकी जो क्रॉप है उनको जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो मिल जाता है। तो गवर्नमेंट इसके लिए मिनिमम प्राइस सेट करती है और लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए मैक्सिमम प्राइस
प्राइस सेट करती है, अदर चीजों जो के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशन का काम करती है, जो जरूरत की चीजें गवर्नमेंट को लगती है। सेकंड है एंश्योरिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। हमारी खाने पीने की चीजें होगी या डेली यूज की चीजें होगी, तो इनमें हमारी गवर्नमेंट जो है इनको चाहिए कि ये रिक्वायर्ड क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को यहाँ पे चेक कर सके। जैसे हमारी मेडिसिन होगी, इनका जो है सैंपल टेस्टिंग करी जाती है बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द मार्केट प्लेस। तो सैंपल टेस्टिंग से ये इंश्योर करा सकते हैं कि रिक्वायर्ड क्वालिटी उस पर्टिकुलर ड्रग या मेडिसिन की इंश्योर है या नहीं है। थर्ड है मिटिगेटिंग द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ द मार्केट्स। अब इसमें एग्जांपल दिया गया है कि कोई फैक्ट्री है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, तो अगर वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करिए तो उसमें अगर एनवायरनमेंट का पोल्यूशन हो रहा है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेट करती है कि आप जो अपनी फैक्ट्री से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो उसके जो एनवायरनमेंट को नेगेटिव इफेक्ट्स आप दे रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ मिटिगेटिंग अमाउंट देनी होगी या मिटिगेशन आपको किसी तरीके से करना होगा। वो वेरियस फॉर्म्स हो सकते हैं जिससे ये जो पर्टिकुलर फैक्ट्री का ऑनर है वो उसको मिटिगेट करने का काम करेगा। तो इस एरिया में भी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट इंटरवेन करती है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स। ये पब्लिक गुड्स क्या होते हैं? पब्लिक गुड्स ऐसी सर्विसेज या कम्युनिटी होती है जो हर किसी मेंबर ऑफ द सोसाइटी को इजीली एक्सेसिबल होती है विदाउट एनी कॉस्ट। यहाँ पे आपको कोई भी तरह की पेमेंट नहीं करनी पड़ती। इसके एग्जांपल दिए गए हैं पब्लिक पार्क्स, रोड्स, पॉलिसिंग एंड सो ऑन। ये सारी सर्विसेज गवर्नमेंट जो है हर एक सिटीजन को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाती है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पब्लिक गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन कंज्यूमर्स एक्सेस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसके लिए गवर्नमेंट ने वेरियस स्टैंडर्ड्स को जो है वो मार्क करा हुआ है। जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये जो है मार्क करती है हमारी जो खाने की चीजें होती हैं इनकी अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स को मार्क करती है कि इसमें किस टाइप की चीजें डाली गई हैं, वो हमें प्रॉपर यहाँ पे नोट करना होता है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हमारे प्रोडक्ट्स पे नोट करी जाती है, देन डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ पे नोट करी जाती है, क्या क्या चीजें यूज करी गई हैं, ये किस चीज के लिए सूटेबल है। तो ये सारी चीजें मार्क करवाने का या स्टैंडर्ड्स को इंश्योर कराने का काम करती है हमारी फसाई, दैट इज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी तरीके के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है। जैसे यहाँ पे BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है ये ISI मार्क प्रोवाइड करवाता है टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ऑटोमेटिव टायर्स एंड पेपर्स। इन सारी चीजों के लिए ये ISI मार्क डिसाइड करता है अगर ये जो क्वालिटी जिस स्टैंडर्ड्स को जो स्टैंडर्ड्स अप्रोप्रिएट इन्होंने यहाँ पे बनाए हुए हैं उन स्टैंडर्ड्स को जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या जो कंस्ट्रक्शन के अप्लायंसेस हैं ये फुलफिल करते हैं, तभी ये ISI मार्क उनको दिया जाता है और तभी कंज्यूमर्स इनको परचेज करते हैं। तो ये इस फील्ड में काम करती हैं। देन एग मार्क यहाँ पे दिया जाता है फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, हनी एक्सेट्रा। तो ये भी अगर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को अप्रोप्रिएट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ये फुलफिल कर रहे होते हैं तो एग मार्क यहाँ पे यूज करा जाता है। देन हमारे BEE स्टार रेटिंग दी जाती है टू इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि टीवी, लैपटॉप्स, ACs एक्सेट्रा। इनके लिए BEE स्टार्स जो हैं वो दिए जाते हैं। अब BEE क्या है? इट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बताता है तो जितने ज्यादा हाई स्टार्स, ज्यादा नंबर ऑफ स्टार्स इन प्रोडक्ट्स को या अप्लायंसेस को मिले होते हैं उतने ज्यादा ये एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, मतलब ये लेस एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर है वो डिसाइड कर सकता है कि कौन से टाइप का जो चीज है, कितने स्टार रेटिंग वाला जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे परचेज करना है। तो इससे हमें हेल्प हो जाती है। तो इस तरीके से जो मार्केट्स हैं वो फंक्शन करती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स जो होती हैं। इसी के साथ हमने इस बुक को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट 8th क्लास की न्यू सोशल साइंस की NCERT को कवर करेंगे। ये NCERTs हमारी UPSC प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये सीरीज फॉलो करते रहना चाहिए और सिविल्स प्रेप के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस NCERTs की सीरीज एंड फर्दर आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज जो हम लाते रहेंगे उसके लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।